subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने बताया था कोलिजन क्या होता है। कोलिजन का मतलब होता है जब हमारे दो पिंड या दो पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ पर टकराने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल का इंटरेक्शन होता है। अगर हमारे एक हमारा पार्टिकल ये मास इसका m1 है और दूसरा पार्टिकल ये इसका मास m2 है और इन दोनों के बीच में अगर हमारा शॉर्ट टाइम इंटरवल का इंटरेक्शन होता है तो इस प्रकार के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं या संघट्ट बोलते हैं। यहाँ पर हमारा कोलिजन क्या होता है? दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है हमारा इनलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में हमारी जो टक्कर लगती है, टक्कर लगने में हमारा जो लीनियर मोमेंटम होता है वो और काइनेटिक एनर्जी दोनों हमारी क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो जब भी हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में हमारा मोमेंटम का मतलब समेशन mv इक्वल टू हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा हमारा होता है समेशन हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जब टक्कर लगेगी उसके पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और टक्कर लगने के बाद जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इसी तरीके से टक्कर लगने के पहले जितना संवेग होगा उसका टक्कर लगने के बाद भी क्या हो जाएगा? उनका संवेग होगा। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम दोनों पिंड का हम बाद में टक्कर लगने के बाद में वेग निकाल सकते हैं। जितने भी हमें पैरामीटर कैलकुलेट करने होते हैं हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज जो हम इसमें बताने जा रहे हैं कि अगर हमारे दो पिंड या पार्टिकल हों और उनके बीच हमारी इनलास्टिक कोलिजन हो, टक्कर कैसी हो? अप्रत्यास्थ हो। तो अप्रत्यास्थ के लिए हम टू डायमेंशन की बात करेंगे। अगर ये टक्कर हमारी किसमें लगे? टू डायमेंशन में लगे। तो टू डायमेंशन में हम मानेंगे एक हमारा ये पार्टिकल है, ये अगर हम इस एक्सिस को माने और दूसरा हमारा पार्टिकल ये। टू डायमेंशन में हम क्या करेंगे? एक हमारा पार्टिकल इधर से आ रहा है, दूसरा पार्टिकल हमारा इधर से आ रहा है और दोनों को टक्कर लगी और टक्कर लगने के बाद में क्या हो गया? यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो गए? ये स्टिक कर गए। यहाँ पर हमारा क्या होगा? ये टक्कर लगी और यहीं पर हमारे क्या हो गए? दोनों पार्टिकल आपस में क्या कर गए? जुड़ गए। तो इस तरीके की हम टक्कर को क्या बोलते हैं? इनलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इनलास्टिक कोलिजन में जो हमारी टक्कर लगती है दोनों कणों की या दोनों पिंडों की, वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो अगर इसका हम मास m1 माने, इसका मास हम m2 माने और इन दोनों का हमारा कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल M मान सकते हैं। अब ये हमारा कैसा आ रहा है? इसको अगर हम मानेंगे θ1 कोण से आ रहा है और ये हमारा क्या है? θ2 कोण से आ रहा है। टक्कर हमारी कैसी है? इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में हम क्या मान सकते हैं कि टक्कर के पहले ये वाली जो लाइन है इसके पहले ये हमारा क्या है? टक्कर नहीं थी और इसके बाद हमारा क्या हो गया? दोनों में टक्कर हुई और टक्कर के बाद दोनों हमारे पिंड क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। तो हम इसमें जो पहला फार्मूला लगाएंगे क्या लिखेंगे? समेशन mv इक्वल टू कांस्टेंट। mv का मतलब यहाँ पर क्या है? जितने भी हमारे पार्टिकल हैं, यहाँ पर हमने कितने माने हैं? दो पिंड माने हैं। तो दोनों पिंड का जो हमारा संवेग होगा वो क्या हो जाएगा? नियत रहेगा। मींस टक्कर के पहले हमारा जितना संवेग होगा उतना ही टक्कर के क्या हो जाएगा? बाद में संवेग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए संवेग हमारी कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या जानते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में इसमें डायरेक्शन भी होगी और ये मोशन हमारा कैसा है? 2D में है, 2D प्लेन में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको मोमेंटम को क्या कर लेंगे? यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से अगर इसका वेग हम u1 माने और इसका वेग हम u2 माने तो हम देख सकते हैं इसका जो मोमेंटम होगा क्या हो जाएगा? m1 इंटू u1 हो जाएगा और इसका मोमेंटम कितना होगा? m2 इंटू u2 हो जाएगा। अब यहाँ से m1 m2 वाला क्या है? इस लाइन में है। तो इस लाइन को जब हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जब रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो m1 u1 को जब रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हमारा इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये सबको क्लियर है यहाँ तक?
अब देखिए M1 U1 ये हमारा कितने एंगल पे लग रहा है, θ1 पे लग रहा है। तो ये θ1 है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस में आएगा, और ये किस में आएगा, परपेंडिकुलर में आएगा। और बेस में जब हमारा आती है वैल्यू तो हम उसको क्या लिखते हैं, M1 U1 cos θ, ऐसे तो लिखेंगे M1 U1 cos θ1। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा M1 U1 sin θ। ये देखो सबको क्लियर है, ये देखो मोमेंटम इसका कितना होगा, संवेग m1 इंटू u1। m1 u1 को हमने क्या कर दिया, दो भागों में वियोजित कर दिया। तो एक भाग हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 sin θ1 हो जाएगा, और दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 cos θ1 हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब इसी तरीके से जब हम इसको करेंगे तो ये देखो हमारा क्या है, m2 u2 है, तो m2 u2 भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m2 u2, ये क्या हो जाएगा cos θ2 हो जाएगा। और ये दूसरा हमारा कंपोनेंट किधर आ जाएगा, m1 u2 sin θ। क्लियर है सबको। अब देखो यहां पर हमारा टक्कर के पहले टोटल समय कितना हो जाएगा, m1 u1 cos θ1 प्लस m2 u2 cos θ2। अब हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट हम क्या करेंगे, संवेग को संरक्षित करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टक्कर के पहले कितना हो जाएगा संवेग, m1 u1 cos θ1 प्लस m2 u2 क्या हो जाएगा cos θ2। और बाद में टक्कर के बाद कितना इतना हो गया, दोनों द्रव्यमान हमारे दोनों पार्टिकल क्या हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। तो कैपिटल M लिखिए, या हम इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2। अब जब दोनों जुड़ जाएंगे तो इनका संयुक्त रूप से वेग कितना हम मान ले, अगर इनका संयुक्त रूप से वेग हमने क्या माना, v माना, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से v इक्वल टू जो हमारा फार्मूला हो जाएगा m1 u1 cos θ1 प्लस m2 u2 cos θ2 अपान m1 प्लस। ये सब कोई क्वेश्चन समझ में आ गई। तो जब भी हमारा दिया जाएगा इलास्टिक कोलिजन है, तो टू डायमेंशन कोलिजन के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम उस पार्टिकल का संयुक्त वेग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा केवल एक्स एक्सिस में मोशन होगा, वाई एक्सिस में क्या है, जीरो है, और इधर वाई एक्सिस में कितना है, ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट जब हम वियोजित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 sin θ1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m2 u2 sin θ। दोनों हमारे एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, प्लस माइनस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो जब प्लस माइनस दोनों हमारे जीरो हो जाएंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन सबको क्लियर हो गई। या इसको ऐसे लिखोगे m1 u1 sin θ1 माइनस m1 u2, ये हमारा m2 है, m2 u2 sin θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब इक्वल टू करेंगे तो हमारी ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। और जब भी हमारी इलास्टिक कोलिजन होता है, जब भी हमारी अप्रत्याश संघट्ट होता है, तो उस समय वहां पर काइनेटिक एनर्जी में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो कैसे हम निकालेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला जब लिखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और टक्कर के बाद कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर, माइनस हमारा हो जाएगा 1/2 कैपिटल M कैपिटल v स्क्वायर। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कमी हो जाएगी, जिसको हम इस इक्वेशन की सहायता से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी हमारे दो पिंड या हमारे कोई कण एक दूसरे से इलास्टिक कोलिजन करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारी तीन इक्वेशन ये इसकी सहायता से हम जो भी हमें कैलकुलेट करना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका हम कंबाइंड वेग कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके हम ये एंगल देख सकते हैं, θ1 θ2 हम कितने होंगे, साथ ही साथ
काइनेटिक एनर्जी में कितनी कमी होगी इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबको यहां तक क्लियर है? देखो डायग्राम हमने क्या माना है, एक हमारा पिंड इस तरीके से इस दिशा से आ रहा है, दूसरा पिंड हमारा इस दिशा से आ रहा है, दोनों आपस में टकराए और टकराने के बाद दोनों हमारे क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। जब जुड़ जाएंगे तो ये किसका कोलिजन का एग्जांपल हो जाएगा, इनलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो जाएगा। अब जब दोनों पिंड आपस में जुड़ जाएंगे तो उनका संयुक्त वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। पहले कितने वेग से आ रहे थे, u1 वेग से आ रहे थे, और ये कितने वेग से आ रहे थे, u2 वेग से आ रहे थे। इलास्टिक कोलिजन जब होता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है, उस समय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो संवेग हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स और वाई दिशा में दोनों में क्या करेंगे, इसको वियोजित करेंगे। यहाँ पर हमें वियोजित क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मोशन हमारा क्या है, 2 डायमेंशन में है। ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, तो इस तरीके से जब आएगा तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो इसका संवेग अगर हमारा m1 मास है, u1 इसकी वेग है, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा। और जब संवेग को हम वियोजित करेंगे तो एक कंपोनेंट हमारा किसके अबाउट लगेगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल के अबाउट लगेगा, जिसको हम लिखेंगे m1 u1 cos थीटा। और जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, m1 u1 sin थीटा 1 लिखेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा जो हमारा पार्टिकल है उसका मास कितना हमने माना, m2 माना, इसका वेग कितना है, u2 है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा। और m2 u2 को जब रिजॉल्व करेंगे एक कंपोनेंट इसी में जुड़ जाएगा और दूसरा इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहां से देखिए ये कंपोनेंट दोनों हमारे एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, और यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस में मोशन नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा टोटल पार्टिकल या पिंड था उसका लीनियर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हमारे टक्कर के बाद वाई एक्सिस में 0 हो जाएगा तो टक्कर के पहले भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, m1 u1 sin थीटा 1 माइनस m2 u2 sin थीटा 2 इक्वल टू 0। यहां से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। और पहली इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, यहां पर देखो m1 u1 cos थीटा 1, यहां पर m2 u2 cos थीटा 2, ये दोनों एक ही दिशा में लगेंगे तो दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे। और टक्कर के बाद उनका वेग कितना हो गया, v हो गया, और ये केवल x एक्सिस में है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। और मास हमने दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों का मास हम क्या ले लेंगे, m1 प्लस m2 ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी। तीसरी इक्वेशन हमारी क्या बताएगी, जब भी हमारी कोलिजन इनलास्टिक होती है, अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है, तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में काइनेटिक एनर्जी में हमेशा क्या होती, कमी आती है। और उस कमी की वैल्यू जो होती है, पहले टक्कर के पहले जितनी गतिज ऊर्जा होती है और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा का हमारा क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना सबको क्लियर है? अब देखो यहां से ये जो 3 इक्वेशन हमारी बनी है, अगर इसी में हम कहें कि हमारे स्पेशल केस हो, स्पेशल केस अगर हम पहला एक स्पेशल केस माने, दोनों हमारे पिंड कैसे हैं, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू हमने मान लिया m है। मींस दोनों हमारे जो पार्टिकल थे या पिंड थे, दोनों के द्रव्यमान क्या है, बराबर हैं, और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है एक्सिस से, थीटा 1 इक्वल टू क्या है, थीटा 2। कहने का मतलब दोनों हमारे पिंड कैसे हैं, समान द्रव्यमान के हैं, और दोनों कैसे आ रहे हैं, एक्सिस से सेम कोण बनाते हुए आ रहे हैं, टक्कर लग रही है। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में जब हम लिखेंगे तो हमारा cos थीटा 1 cos थीटा 2 और थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 को हम क्या मान ले, थीटा मान ले। तो देखिए यहाँ से क्या हमारी इक्वेशन हो जाएगी, पहली v इक्वल टू हमारा हो जाएगा m, और उनके वेग क्या हो, बराबर हो, तो इसके साथ में हम u1 इक्वल टू क्या मान ले, u2 मान ले, उनके वेग भी क्या मान ले, समान वेग मान ले। और इसको हमने क्या लिख दिया, u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू u मान लिया। अब इसको जब लिखेंगे तो देखो यहाँ से m u cos थीटा अपान m1 प्लस m2 का मतलब 2m, तो इसकी वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, 2u cos थीटा। क्या सबको क्लियर है? 2, हाँ 2 ऊपर आएगा, 2 नीचे भी आएगा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा।
अब इसके बाद देखो यहां से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये हमारा हो जाएगा 1/2 mu² प्लस 1/2 mu² माइनस 1/2 और यहां से m हमारा क्या है m1 + m2 मींस m + m कितना हो जाएगा 2m और v² की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे u² cos²। यहां से 1/2 mu², 1/2 mu² को हम क्या लिख सकते हैं m × u² लिख सकते हैं और यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस mu² cos² थीटा हो जाएगा। और यहां से जब हम mu² कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos² थीटा और यहां से हम इसको लिख सकते हैं mu²। 1 माइनस cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin² थीटा लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हो जाएगा mu² sin² थीटा हो जाएगा। अगर ये हमारी क्या है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है और पहले हमारी कितनी एनर्जी थी बिफोर कोलिजन हमारा कितना था mu² था। तो अगर हम निकालें डेल्टा के अपान के, ये हमारी क्या थी कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी थी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे mu² sin² थीटा अपान कितनी लिख सकते हैं, यहां से mu² लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा। ये हमने क्या ले लिया, ये हमारी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन। तो डेल्टा के अपान के को हमने किसके बराबर निकाल दिया sin² थीटा के बराबर निकाल दिया। अगर इसी पे हम मान लें कि परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो परसेंटेज के लिए हम क्या लिखेंगे 100 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा के अपान के और इन परसेंटेज तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से हमारा क्या हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा। अब यहां से देखो केस, अगर हम माने थीटा = 0 है, थीटा हमारा क्या है 0 है और थीटा हमने जो क्या माने थे ये एंगल माना था, ये एंगल दोनों पे हमने क्या माना था ये एंगल, ये हमारा θ1 था और ये हमारा क्या था θ2 था। अब अगर हम माने कि दोनों एंगल हमारे 0 हैं, दोनों एंगल हमारे 0 हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोनों क्या होंगे एक दूसरे के कैसे होंगे, ये θ1 हमारा इस तरीके से आएगा और θ2 भी दोनों हमारे क्या हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में जब दोनों हमारे क्या होंगे पिंड समान द्रव्यमान के होंगे और समान वेग से ये एक्सिस वन डायमेंशन में मोशन करेंगे, तो उस समय sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। उस समय हमारी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मतलब बिल्कुल नहीं हो रही 0 है, तो हम कह सकते हैं जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी हमारी सेकंड फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब हो जाएगा कि ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी लॉस नहीं होता है उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और ये हमें कब मिलेगी जब दोनों पिंड समान द्रव्यमान के एक समान सरल रेखा में एक दूसरे से टकराएंगे, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये क्या सबको क्लियर हो गया? हाँ ऊर्जा हमारी यही है, यहाँ पे निकालेंगे sin² थीटा और थीटा = 0। थीटा = 0 का मतलब दोनों हमारे क्या हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में गति करेंगे। जैसे एक हमारा इधर है दूसरा भी इधर है और दोनों के बीच टक्कर लगेगी, तो टक्कर लगने के बाद जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा ऊर्जा में कमी होगी वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। या और जब बिल्कुल कमी नहीं होती है तो हम उस प्रकार के कोलिजन को क्या बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं और परफेक्टली बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इस केस में काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में सबको आ गया ये केस? अब दूसरा देखो केस हम अगर माने जब हम थीटा = 90 मान लें, थीटा = 90 का मतलब क्या है कि हमारे क्या थे ये एक ऐसे था
दूसरा ऐसे था, यही तो 90 बनेगा तभी एंगल। ये देखो एक्सिस है, अब ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा ऐसा एक पार्टिकल था, दूसरा पार्टिकल हमारा ऐसा था, तो ये एंगल हमारा क्या है, ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। अब यहां से देखो, इस केस में जब थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा तो यहां से sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब दोनों हमारे पिंड समान द्रव्यमान के एक दूसरे के परपेंडिकुलर गति करेंगे, उस समय काइनेटिक एनर्जी में जो कमी होगी वो अधिकतम होगी। और ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का हो जाएगा। क्लियर है सबको, बताइए। हाँ देखो यहां से देखो, जब हमारे दोनों पिंड एक सरल रेखा में गतिमान थे, उस समय गतिज ऊर्जा में कमी क्या हो गई, जीरो हो गई। और गतिज ऊर्जा में कमी जीरो होने का मतलब है कैसा कोलिजन हो जाएगा हमारा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। जब थीटा इक्वल टू 90 माने, थीटा 90 कब होगा, जब हमारा एक पिंड कैसा हो, ऊपर डायरेक्शन में हो, दूसरा हमारा क्या हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। कहने का मतलब दोनों पिंड कैसे हो, एक दूसरे के अपोजिट हो और साथ में परपेंडिकुलर हो। उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, जब वो दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद में उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, कमी सबसे ज्यादा होगी। और कमी सबसे ज्यादा हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। क्लियर है सबको, क्या क्या बताओ बेटा, क्या नहीं समझ रहे। ये देखो यहाँ पर देखो, हमने थीटा पर थीटा को क्या माने थे, देखो यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम समझ लो। ये हमने माना था, ये हमारी सरल रेखा है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। एक हमारा पिंड इस तरीके से आ रहा है, जो कितना एंगल बना रहा था, थीटा 1 बना रहा था। दूसरा पिंड हमारा इधर से आ रहा था, ये कितना एंगल बना रहा था, थीटा 2 बना रहा था। अगर ये थीटा 1 थीटा 2 हमने क्या माने, थीटा के बराबर माने हैं और थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा एक पिंड आएगा कहां से आएगा, इसी सरल रेखा में आए, दूसरा पिंड भी क्या है, इसी सरल रेखा में आए। तो जब दोनों पिंड हमारे एक समान सरल रेखा में गतिमान होंगे, उस समय उसकी गतिज ऊर्जा में जो कमी होगी वो शून्य होगी और वो दोनों हमारा कैसा हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो जाएगा। अब क्लियर है सबको। अब हम थीटा 1 को क्या करना चाहते हैं, 90 करना चाहते हैं। तो थीटा 1 अगर हमारा 90 कब होगा, जब हमारा पिंड कैसा हो, इस तरीके से ऊपर दिशा में हो। और थीटा 2 भी हम 90 चाहते हैं, तो इसको कैसे होना पड़ेगा, नीचे की ओर होना पड़ेगा। अब ये थीटा 1 हमारा कितना हो गया, ये 90 हो गया और इधर ये 90 हो गया। तो अब हमारे पिंड कैसे हो गए, ये हमारा m1 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। m1 m2 दोनों क्या है, एक दूसरे के हमारे परपेंडिकुलर हैं और साथ साथ में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस समय जो गतिज ऊर्जा में कमी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अधिकतम होगी। गतिज ऊर्जा में जो कमी होगी वो क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। और जब अधिकतम होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। क्लियर है सबको। अब देखो हम बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा 2 डायमेंशन हो कोलिजन और हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, लेफ्ट फ्रेम में उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से देखिए, हम जब एग्जांपल की बात करते हैं, हमने माना ये हमारा कोई पिंड है, इसका मास हमने क्या माना, m1 माना और ये क्या कर रहा है, u1 वेलोसिटी से चल रहा है। दूसरा हमारा पिंड क्या है, ये m2 है और ये हमारा क्या है, ये विराम अवस्था में है। दोनों में क्या हो रहा है, टक्कर लग रही है। ये हमारा क्या है, टक्कर के पहले की स्थिति है। जब दोनों में टक्कर लगेगी तो टक्कर लगने के बाद देखो क्या हो रहा है, अगर हम ये एक्सिस माने तो ये हमारा m1 पार्टिकल इधर जा रहा है और m2 पार्टिकल हमारा इधर जा रहा है। देखिए फिर से समझिए इसको, ये दोनों जा रहे थे और टक्कर लगी, तो टक्कर लगने के बाद में m1 पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में चला गया, m2 पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में चला गया। और किस तरीके से गया, ये एंगल हमारा बना रहा है थीटा 1 बना रहा है और ये एंगल हमारा क्या बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है। इतना सबको क्लियर है। अब यहां से देखो, इनका वेग पहले कितना था, u1 u2 था, u2 को हमने क्या माना है, 0 माना है और इसका अगर वेग माने हम क्या माने, इसको हम v1 मान लेते हैं और इसका वेग हम कितना मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। ये सबको क्लियर हो गया डायग्राम। देखो क्या हो रहा था, दो हमारे कण थे,
दोनों पर हमारे इस तरीके से चल रहे थे। जब दोनों में टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद एक हमारा इस तरीके से ऊपर चला गया और दूसरा हमारा इस तरीके से टक्कर बाहर निकल गया। तो जब ये हमारी एक्सिस मानेंगे तो एक्सिस से हम मानेंगे θ1 कोण बना रहा है और दूसरा हमारा कितना कोण बना रहा है, θ2 कोण बना रहा है। और इनका वेग भी बदल जाएंगे, इसका वेग हमने v1 मान लिया और इसका वेग हमने कितना मान लिया, v2 मान लिया। अब सबको क्लियर है डायग्राम? अब देखो यहाँ पर हम जब इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो इलास्टिक कोलिजन में हमारा क्या रहता है, संवेग भी संरक्षित रहता है और संवेग के साथ साथ में हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, वो भी संरक्षित रहती है। तो अब यहां से देखते हैं कि संवेग इसका कितना होगा। बिफोर कोलिजन संवेग कितना हो जाएगा, बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 u1 और प्लस m2 u2 और u2 कितना है, 0 है, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा। फिर आफ्टर कोलिजन देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा इस दिशा में जा रहा है और ये हमारा इस दिशा में जा रहा है। अब ये मोशन हमारा कैसा हो गया, 2 डायमेंशन में हो गया। तो जब 2 डायमेंशन में मोशन होगा तो हमारा मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहां से देखो क्या करेंगे, इसको m1 v1 को क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, वियोजित करेंगे। तो एक कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा, इसका मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 होगा। तो यहां से इसकी जाएगी m1 v1 और ये हमारा किसमें आएगा, cos θ1 में आएगा, आ जाएगा m1 v1 cos θ1। और ये कंपोनेंट हमारा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं m1 v1 sin। फिर इसी तरीके से इसका मोमेंटम कितना होगा, m2 v2 होगा। तो m2 v2 फिर हमारा यहीं पे आएगा, जिसको हम क्या लिख देंगे, m2 v2 cos θ2 और m2 v2 हमारा क्या हो जाएगा, sin θ2। ये हमारा डाउनवर्ड में आ जाएगा। ये सबको डायग्राम क्लियर है, बताइए। अब देखो यहां पर तो केवल एक्स एक्सिस में मोशन था, लेकिन यहां पर हमारा एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। वाई एक्सिस में ये है मोमेंटम और एक्स एक्सिस में कितना मोमेंटम है, m1 v1 cos θ1 और m2 v2 cos θ2। और ये दोनों हमारे क्या है, एक ही दिशा में है। तो एक्स एक्सिस में टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। और कोलिजन हमारा क्या है, इलास्टिक है, तो दोनों हमारा क्या रहने चाहिए, बराबर रहने चाहिए। तो एक्स एक्सिस में हमारा इधर कितना लगेगा, m1 u1 लगेगा और इधर हमारा आफ्टर कोलिजन कितना लग रहा है, m1 v1 ये लग रहा है। तो दोनों हमारे बराबर कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे, m1 u1 इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये सबको क्वेश्चन क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर बिफोर कोलिजन हमारा वाई एक्सिस में मोशन ही नहीं था। तो जब वाई एक्सिस में मोशन नहीं होगा तो हम उसको मोमेंटम को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और यहां पर हमारा वाई एक्सिस में मोशन है और दोनों मोमेंटम हमारे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी। और ये दोनों 0 के बराबर है, तो 0 यहां से हटा के हम दोनों को क्या मान सकते हैं, दोनों को बराबर मान सकते हैं। अब तीसरी क्वेश्चन हमारी कौन सी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर हम कोई भी वेक्टर नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम उसकी फार्मूला लगा के दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये हमारी 3 इक्वेशन मिल रही है। ये हमारी पहली क्वेश्चन है, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन है और ये हमारी तीसरी क्वेश्चन है। इन तीनों इक्वेशन की सहायता से जो भी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, हमें θ1 निकालना है, हमें θ2 निकालना है, हमें v1 निकालना है, v2 निकालना है, m1 निकालना है, m2 निकालना है, कुछ भी हमें निकालना होगा, हम इन 3 इक्वेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है।
तो हम इसी प्रोसेस को अगर हम लेबोरेटरी फ्रेम में सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, या हम सेंटर ऑफ मास में फ्रेम में सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम बताने जा रहे हैं। ये हमारा क्या था, ये हमने इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारी 3 इक्वेशन बनेगी। 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम θ1 θ2 ये सब वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। θ1 हमारा θ2 क्या कहलाते हैं, दोनों के बीच में कोलिजन होती है और कोलिजन के बाद में दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इसलिए इस कोण को हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है, जब दोनों की कोलिजन होती है, कोलिजन के बाद में नेचर किसी का नहीं चेंज होता है, पहला पार्टिकल हमारा उधर निकल गया, दूसरा पार्टिकल हमारा इधर निकल गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्कैटरिंग कहलाएगी। और यहाँ पर हम, ये हमारा एंगल स्कैटरिंग के पहले पार्टिकल के लिए है θ1 और दूसरे पार्टिकल के लिए हमारा एंगल क्या है, θ2 है। अब इसी को अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले बताइए सबको समझ में आ गया तीनों इक्वेशन। अब देखो जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास में बताया था अगर हमारा कोई सिस्टम है और उसमें बहुत से पार्टिकल हैं तो जो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, r इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस, ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना है, 2 पार्टिकल है, 2 पिंड है, एक का वेग कितना है, u1 है और दूसरे को हमने क्या माना है, विरामावस्था में माना है। और जब हमारा सिस्टम मूव करता है तो साथ साथ में सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है, जिसमें हमारी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, वेलोसिटी भी हो जाएगी। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालें तो v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 लिखते हैं। तो m1 v1 हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 और यहां से हम किसको लिखेंगे, m1 प्लस, ये बताइए सबको क्लियर है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी। u2 को हमने क्या मान रखा है, 0 मान रखा है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 करेंगे तो m2 u2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। हाँ, u2 हमने विरामावस्था में माना, अगर इसको विरामावस्था नहीं मानेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस m2 u2 भी आ जाएगा। अब देखो द्रव्यमान जो केंद्र है उसका वेग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जब द्रव्यमान वेग का हमारा कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या मान सकते हैं कि जब द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास में निकालेंगे तो हम कैसे इसको लिखेंगे, देखिए ये डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर हम ये द्रव्यमान केंद्र माने, ये द्रव्यमान हमारा केंद्र है, इसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे और दूसरा पार्टिकल हमारा कैसा है, ये है, जिसका मास m2 है और u2 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब हम क्या करें, ये हम जो हम फ्रेम रेफरेंस ले रहे थे उसके बजाय हम किसमें ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास में ले रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास में देखो इसके सापेक्ष अगर हम लेंगे तो हम क्या लेंगे, u1 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, u1 माइनस v हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने कितनी मानी, v मानी, तो u1 डैश इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, u1 माइनस v हो जाएगा। और u2 डैश हमारा कितना हो जाएगा, u2 डैश इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहां से 0 माइनस v, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस v लिखेंगे। और अगर हम इसको u2 मानेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, u2 माइनस v लिख सकते हैं। बताइए ये डैश हमारा क्या बता रहा है, इस पिंड का सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष वेग है। u1 डैश का मतलब क्या है कि ये जो हमारा पिंड था, पार्टिकल था, इसका वेग लेबोरेटरी फ्रेम में कितना था, u1 था, लेकिन जब सेंटर ऑफ मास में निकालेंगे तो इसका वेग कितना हो जाएगा, u1 माइनस v हो जाएगा। और दूसरे पिंड का हमारा वेग कितना था, u2 माइनस v होगा, और u2 को हमने कितना माना है, विरामावस्था में माना है, तो 0 माइनस v को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। बताइए अब देखो यहाँ पर जब इनको टक्कर लगेगी तो टक्कर लगने के बाद ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे। अगर ये एक्सिस में है तो ये हमारा एक पार्टिकल हो गया, दूसरा पार्टिकल इधर हो गया, इसको हमने m2 माना, और ये हमारा m1 है, इसका वेग हम v1 मानेंगे, इसका वेग v2 मानेंगे। ये एंगल हमने कितना माना है,
θ1 माना है और ये एंगल हमारा क्या है θ2 है। जब इनको दोनों को टक्कर लगेगी और ये हमारा क्या है द्रव्यमान केंद्र रेफरेंस फ्रेम में, तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष दोनों क्या हो जाएंगे टक्कर लगेंगे, तो एक दूसरे के इस तरीके से मोशन ये करेंगे। अब यहां से देखिए टक्कर के पहले इनका अगर हम संवेग निकालना चाहें और टक्कर के बाद भी हमारा क्या हो जाएगा संवेग सुरक्षित रहेगा। अब द्रव्यमान वेग क्या रहता है, द्रव्यमान जो केंद्र है उसका वेग नियत रहता है, तो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र में जो संरक्षण का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर जो संपूर्ण संरक्षित क्या हो जाएगा समेशन mv इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में जो संपूर्ण हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है 0 रहता है। तो यहाँ पर जब हम 0 करेंगे तो 0 जब हम करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे टक्कर के पहले रैखिक संवेग कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हम लिखेंगे m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा टक्कर के पहले कुल संवेग, तो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये देखिए सबको समझ में आ गया। द्रव्यमान केंद्र के रेफरेंस पे मान रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या रहता है नियत रहता है, और जब नियत रहेगा तो उसका संपूर्ण कोण देखिए संवेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समेशन p इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ये हमने फार्मूला भी बताया था, आप लोगों को याद होगा mv इक्वल टू हमारा क्या होता था m1 v1 प्लस m2 v2, v हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से m1 v1 प्लस m2 v2 हमारे क्या हो जाएंगे सब इसका टोटल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। अब हमने जब 0 किया तो इसके लिए ये हमारा कितना है m1 u1 डैश है और दूसरे का कितना है m2 u2 डैश है, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। और u2 को अगर हमने 0 मानेंगे तो हमारा स्पेशल केस हो जाएगा। तो ये सबको क्लियर है पहली क्वेश्चन। अब यहां से देखो अब टक्कर लगने के बाद में उनका कि देखो यहां से क्या हो जाएगा ये m1 v1 है और यहां से इनका क्या है m2 v2 है, तो संरक्षण क्या रहेगा यहां पर भी क्या रहेगा जो संरक्षण होगा वो हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा टोटल। तो यहां से हम क्या लिखेंगे और ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो जब अपोजिट होंगे तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सबको क्लियर है। अब अगर इन दोनों को हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे इक्वेशन को लिख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को लिखें तो हम क्या लिखेंगे m1 u1 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस m2 u2 डैश, और इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो m1 v1 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस m2 v2 डैश हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया। अब यहां से देखो ये दोनों के हमारा मोमेंटम क्या है m1 u1 डैश इक्वल टू माइनस m2 u2 डैश है और m1 v1 डैश इक्वल टू हमारा माइनस m2 v2 डैश है। इसका मतलब हो जाएगा कि जो टक्कर लगेगी दोनों हमारे टक्कर लगने के पश्चात क्या हो जाएंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, साथ में θ1 θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों के लिए बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों के हमारे मैग्नीट्यूड है m1 u1 डैश बराबर m1 u2 डैश होगा और m1 v1 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा m2 v2 डैश हो जाएगा। तो दोनों के परिमाण बराबर हैं लेकिन दिशा हमारी क्या हो जाएगी विपरीत हो जाएगी। अब इसी तरीके से जब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे ये देखिए। काइनेटिक एनर्जी पहले की क्या हो जाएगी 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर, ऐसे तो होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे m2 u2 डैश इक्वल टू क्या लिख देंगे
1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर, और यहां से हम 1/2 m2, और जो इक्वेशन थी, इक्वेशन हमारी क्या थी, m1 u1 डैश इक्वल टू माइनस m2 u2 डैश। तो यहां से u1 u2 डैश की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस m1 u1 डैश अपान m2। तो क्या हो जाएगा, माइनस m1 u1 डैश अपान m2 का स्क्वायर। समझ में सबको आ रहा है, बताइए। इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से जब लिखेंगे तो 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर, और v2 डैश की स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस m1, ये हो जाएगा v1 डैश अपान m2 इस टाइप से। क्लियर है सबको। अब इसको देखो, हम ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, u1 डैश स्क्वायर मिल जाएगा और m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अगले स्टेप में हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहां से हमने m1 स्क्वायर ले लिया, u1 डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/2 ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से m1 बचेगा और यहां से नीचे हमारा क्या हो जाएगा, m2 बचेगा, तो 1 प्लस m1 अपान m2 बचेगा। और इसी तरीके से हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1/2, यहां से हमारा हो जाएगा m1 v1 डैश स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और यहां से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस m1 अपान m2 मिलेगा। अगले स्टेप में 1 प्लस m1 अपान m2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर। 1/2 m1 डैश दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो u1 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, v1 डैश हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं प्रूफ, u2 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, v2 डैश स्क्वायर, v2 डैश हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, जब हम द्रव्यमान केंद्र में बात करते हैं तो द्रव्यमान केंद्र में जो उनके वेग होते हैं वो हमारे आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। u1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 डैश के बराबर होगी, और v2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, u2 डैश के बराबर हो जाएगी। और ये हमारे वेग क्या थे, ये स्टार्टिंग में वेग थे। इसका मतलब जब हमारी कोलिजन होगा तो कोलिजन में दोनों कणों के वेग क्या होंगे, द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में हमारे क्या होंगे, वेग नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, तो v1 डैश की वैल्यू क्या है, u1 डैश है, और v2 डैश की वैल्यू क्या है हमारी, u2 डैश है। और u1 डैश u2 डैश हमारे क्या थे, पहले पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसके वेग थे, जो हमारे टक्कर लगने के बाद भी क्या हो गए, नहीं बदले। अब यहां देखो, यहां पर हमारा θ1 θ2 में कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा कि जो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करेंगे, यहाँ पर हमारा प्रकीर्णन कोण जो स्कैटरिंग एंगल है उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी यहाँ पर रिलेशन हमारा नहीं आ सकता। इसलिए θ1 θ2 के हमारे क्या है, सभी मान हो सकते हैं। लेकिन जब हम लेबोरेटरी फ्रेम में बात करते हैं तो वहां पर हमारे क्या होते हैं, θ1 के हमारे सभी संभव मान नहीं होते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशन होती है। अब उसको देखते हैं कैसे उसमें हम निकालते हैं। ये बताइए, सबको समझ में आ गया। हाँ, यहां से हमने क्या देखा, पहला एक निष्कर्ष हमारा निकला, जब हम द्रव्यमान केंद्र रेफरेंस फ्रेम लेंगे तो उस समय दोनों कणों के वेग हमारे क्या होंगे, आपस में नहीं बदलेंगे। साथ साथ में जो स्कैटरिंग एंगल है उस पर भी कोई रोल नहीं है, उसके कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हमारा मैटर नहीं करता है। केवल क्या होगा, वेग आपस में हमारे जो पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। तो हम इक्वेशन को क्या है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में और भी नए पैरामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमने लेबोरेटरी फ्रेम में देखा था तो वहां पर हमारी 3 इक्वेशन मिली थी, और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में भी क्या हो सकता था, प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हमने क्या यहाँ पर चूज किया, द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम चूज किया। अगर हम लेबोरेटरी फ्रेम की बात करें तो लेबोरेटरी फ्रेम में अगर हम tan θ1 लिखें तो tan θ1 को हम कैसे लिखते हैं, v1 sin θ1 अपान v1 cos θ1।
ऐसे तो लिखेंगे, v1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, जब हमारा लेबोरेटरी फ्रेम में कर रहे थे तो दोनों के y घटक क्या थे, बराबर थे, और y घटक हमारे क्या होते थे, जैसे यहाँ पे देखो ये टक्कर लग रही थी, y घटक जब हम निकालते थे तो y घटक एक y घटक ये और दूसरा y घटक ये, तो y कंपोनेंट दोनों के क्या होते थे, बराबर होते थे। तो जब y घटक हम बराबर करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, v1 sin थीटा 1 इक्वल टू v1 डैश sin थीटा 1 डैश, ऐसे तो लिखेंगे, बताइए। अब अगर हम x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, v1 cos थीटा 1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहां से यहां पे कैसे लिखेंगे हम, v1 डैश cos थीटा 1 डैश प्लस कैपिटल V, और कैपिटल V हमारी क्या थी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी। तो अब यहां से देखो v1 sin थीटा 1 इक्वल टू v1 डैश sin थीटा 1 है, और v1 cos थीटा 1 की वैल्यू क्या है, v1 डैश cos थीटा 1 डैश प्लस v, और v की वैल्यू अगर हम यहां से लिखें तो v हमारी वैल्यू कितनी निकलेगी, देखिए यहां से v की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, हमने बताया भी था m1 u1 अपान m1 प्लस m2, द्रव्यमान के अंदर की जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, m1 u1 अपान m1 प्लस m2, यहाँ पर हमने दूसरे पिंड को क्या माना है, विरामावस्था में माना है, और u1 की वैल्यू हमने क्या ली थी, ये देखो हमने जो u1 डैश इक्वल टू लिया था, u1 डैश इक्वल टू क्या लिया था, u1 माइनस कैपिटल V लिया था। अब यहाँ से u1 की जो वैल्यू लेंगे तो u1 हमारा क्या हो जाएगा, u1 डैश प्लस V हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m1 और u1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, u1 डैश प्लस v अपान m1 प्लस, सबको समझ में आ रहा है। अब इसको हम ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो ब्रैकेट को जो सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m1 v प्लस m2 v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 डैश प्लस m1 भी दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, m2v इक्वल टू m1 u1 डैश। और इसके बाद देखो अगर हम यहां से v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 u1 डैश अपान, क्लियर है सबको। और u1 डैश इक्वल टू हमारा क्या निकला था सेंटर ऑफ मास में, u1 डैश इक्वल टू क्या था हमारा, v1 डैश था, तो इसको जब हम यहां से करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, m1 v1 डैश अपान, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 u1 डैश अपान m2 या m1 v1 डैश अपान m2 हो जाएगा। अब अगर हम tan थीटा की लिखें तो tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा 1 इक्वल टू हमारा क्या था, v1 sin थीटा 1 अपान v1 cos थीटा 1, और cos थीटा 1 की वैल्यू हमने जब निकाली थी तो कितनी निकली थी, v1 sin थीटा 1 अपान, और यहां से v1 cos थीटा की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, v1 डैश cos थीटा डैश और प्लस v, और v की वैल्यू हमारी कितनी है, m1 v1 डैश अपान, यही तो निकला था, और ये v1 डैश था, v1 डैश। अब इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे, तो आगे जो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से v1 डैश, यहां से v1 डैश और यहां से v1 डैश हमारा कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा 1 अपान, यहां से हो जाएगा cos थीटा 1 डैश प्लस m1 अपान, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा sin थीटा 1 cos थीटा 1 था, cos थीटा डैश था, ये
अगर हम मान लें इसको डैश को अगर थीटा मान लें, जनरल अगर फार्मूला लिखें तो जनरल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो tan थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस m1 अपान, ये हमने क्या निकाला है, थीटा 1 की वैल्यू निकाली है। अब यहां से देखो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम कंडीशन लगाएंगे कि जब m1 m2 का मान बहुत ज्यादा होगा, अगर हम माने m1 अपान m2 इज मच ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे यहां से, या पहले हम लेस देन मान लेते हैं। जब इसकी वैल्यू 1 से बहुत लेस हो जाएगी तो tan थीटा 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये थीटा के बराबर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में अगर हम माने कि अगर हमारा m1 बराबर m2 हो जाए और साथ ही साथ यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू -1 हो जाए, दूसरी कंडीशन अगर हम मान लिए हम m1 अपान m2 इक्वल टू 1, इसका मतलब होगा दोनों के द्रव्यमान क्या है, समान है, और cos थीटा इक्वल टू हमारा कितना है, -1 है, और cos थीटा इक्वल टू -1 होने का मतलब क्या है कि हमारे दोनों क्या है, अपोजिट में है। तो उस समय थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से -1 और +1 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और tan थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा स्कैटरिंग वाली कैसी होगी, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि जब दो समान द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, दोनों के बीच का कितना एंगल है, -1 है, तो जब टकराएंगे तो कैसे निकलेंगे, एक हमारा इस तरीके से ऊपर एक्सिस में जाएगा और दूसरा हमारा इस तरीके से, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा। इस तरीके के एक इधर निकल जाएगा, एक हमारा इधर जा सकता है, या इस तरीके से जा सकता है। दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब यहां से देखिए थीटा 1 की वैल्यू हमारी की कोई भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास में हमारा क्या था, थीटा 1 पे कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। तो इस तरीके से ये आप लोगों का Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.